वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी AE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जाम बहुत नियर बाय है, बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका सबको जानते हैं लास्ट टाइम में। अगर आपने पहले से भी किए हुए हैं तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट कर लें या फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कर लें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है हमें। एग्जाम के रेलिवेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो पहले पूछे गए हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, उनके कुछ टाइप आ सकती हैं। मान लो पहले क्वेश्चन में कुछ एक ऑप्शन से कुछ पार्ट पूछा था, अगली बार कुछ घुमा के वही क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल जाती हैं। क्या पता हम कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जो हमने कवर ना किए हों, हमारे कुछ वीक टॉपिक्स रह गए हों। फॉर्मूला की बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाती है इससे। जितने सारे फॉर्मूले हैं इससे अच्छा लिस्ट बना के उनको रटने से अच्छा क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यूपीपीएससी AE की प्रिपरेशन की। आपका हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर लगता है एक दिन में। अगर आप 2 वीडियोस भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस आपको डाउट आ रहा है आप लोग उनको रिवाइज कर लिए नोट्स में। अगर किसी भी तरह से आपको लग रहा है मेरी प्रिपरेशन नॉट अप टू द मार्क है, मुझे सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्टअप चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मेरे को यार कोई रिवाइज करा दे, एक बार मेरे को पूरा कोर्स असेंबल कर दे, मुझे पूरा कोर्स एंड कर दे कोई अच्छे से। मैं एक बार वीडियो लेक्चर्स देख लूँ, क्विज अटेम्प्ट कर लूँ, लाइव डाउट पूछ लूँ अगर, तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, यूपीपीएससी AE लमसम पैक है जो CIZ प्लस ऑफर कर रहा है। इसके लिए आपको www.cizplus.com पे जाना है या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पैक मिलेगा। दिस पैक इज द बेस्ट पैक फॉर यूपीपीएससी AE लमसम इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि इधर आपको शॉर्ट टर्म वीडियोस मिलेंगी। हमने ये स्पेशली डिजाइन किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। शॉर्ट टर्म में हॉट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी 10 to 15 मिनट्स की, पर सब्जेक्ट मिलेंगी 10 to 15 वीडियोस। साथ ही साथ क्विज मिलेंगी, 3 क्विजेस, लाइव डाउट सेशन होगा। इसमें आप हार्डली 1 या 2 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत अच्छा सोर्स है। लास्ट के टाइम पे अगर आप 1 महीने में ढंग से ये भी कर लिया, आई गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें यूपीपीएससी में स्पीड का ज़्यादा खेल है। अगर आपके क्वेश्चंस की रेंज अच्छी है, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको याद रह जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरी ज़्यादा है। थ्योरी अगर हम 2 बार भी प्रीवियस ईयर लगा लें, एक बार अपने पहले लगाए हुए, एक बार अब लगा लिए, तो आपको ज़रूर याद रहेगा। क्वेश्चंस कैसे भूल जाओगे। इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं हाइड्रोलॉजी टॉपिक के। हाइड्रोलॉजी टॉपिक को जनरली निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको माइनर टॉपिक्स में गिना जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा इधर ना गिनिए आप। अराउंड 22 क्वेश्चंस आ रखे हैं आउट ऑफ 360, जो कि छोटा नंबर नहीं है, हाइड्रोलॉजी के लिए अच्छा खासा नंबर है और बिल्कुल डिसेंट क्वेश्चंस है। रन ऑफ के ऊपर, हाइड्रोग्राफ के ऊपर, रेनफॉल एस्टिमेशन के ऊपर, सिंपल टॉपिक्स पे क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फ्रॉम टोटल रन ऑफ कैन बी डन बाय। सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फ्रॉम द टोटल रन ऑफ कैन बी डन बाय, इसका मतलब मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ फिर क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन इज 2 लाइन मेथड, सी ऑप्शन इज कर्व एक्सटेंशन मेथड एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन का मतलब है, एक होता है मेरा स्ट्रॉम रन ऑफ जिसको बोलते हैं टोटल रन ऑफ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 1 सेकेंड, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ होता है डिस्चार्ज, यहाँ होता है टाइम, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये होता है टोटल रन ऑफ या फिर स्ट्रॉम रन ऑफ। लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये बेस फ्लो का होता है। सर ये बेस फ्लो क्या होता है? ये बेस फ्लो होता है ग्राउंड वाटर फ्लो, जो कि डिलेड फ्लो होता है। देखो हम डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं किसी स्ट्रीम में, किसी रिवर में, तो स्ट्रीम और रिवर में रन ऑफ कहां से आता है? एक तो ग्राउंड से बह के आएगा सरफेस रन ऑफ, एक कुछ लेटर पार्ट ज्वाइन करता है जो कि ग्राउंड वाटर की सीपेज होती है, वो सीप करके उसको टाइम लगता है, उस बाद में मिलता है रिवर से, ग्राउंड वाटर में से सीप करके मिलता है, उसको बोलते हैं डिलेड फ्लो या फिर बेस फ्लो। तो बेस फ्लो क्या होता है? टोटल रन ऑफ, ये होता है डायरेक्ट रन ऑफ, ये होता है बेस फ्लो। अगर हमें टोटल रन ऑफ में से डायरेक्ट फ्लो हटाना है तो हमें बेस फ्लो माइनस करना पड़ेगा।
इस पूरे ग्राफ में से हमें ये वाला पार्ट अगर चाहिए तो मेरे को बेस फ्लो माइनस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बेस फ्लो सेपरेशन। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। वन ऑफ द टेक्निक इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसी एक स्ट्रेट लाइन खींच दो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, और ये वाला ग्राफ में माइनस कर दो। टू लाइन मेथड भी इसका एक मेथड है, और कर्व एक्सटेंशन मेथड भी एक मेथड है। तीनों ही मेथड की डिटेल थ्योरी है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करना स्टेप्स हैं बकायदा, कि इस तरह से टेंजेंट खींचो, इस डायरेक्शन में खींचो, बैक कर्व एक्सटेंशन इस पॉइंट से कर्व एक्सटेंड करके खींचती है, तो इधर पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं ज़रूरी भी नहीं समझता तीनों मेथड्स की थ्योरी जानना, मेथड्स पता होने चाहिए, ये होता है। थ्योरी जानना जरूरी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ये मेथड क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तीनों ही। इसीलिए आई विल रिकमेंड आपको पता होना चाहिए बेस फ्लो सेपरेशन के लिए कौन से मेथड जरूरी हैं, उनकी थ्योरी जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चले। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, evapotranspiration in a crop field surrounded by a dry fallow land will be higher than that surrounded by a vegetation due to, first option is conduction of heat, second option is oasis effect, third option is clothesline effect, D option is convection effect। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। मतलब समझने के लिए दो फिगर्स बनाता हूं। पहली तो ये है, एक एरिया ये है एरिया 1, एक है ये एरिया 2। एरिया 1 के अराउंड है मेरी बंजर जमीन, ड्राई फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब जो खाली एरिया छोड़ रखा है, ये है मेरी ड्राई फैलो लैंड, और यहां पे है मेरी हरी भरी वेजिटेशन वाली जमीन, ये है मेरी वेजिटेशन। बोल रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स प्लस उसके जो एरिया की इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन का कॉमन टर्म, कंबाइंड टर्म इवेपोट्रांसपिरेशन है, हम सबको पता है। तो बोल रहा है कि एरिया 1 में इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया, एरिया 2 में। देखो ये कॉमन सा तरीका है, इसका इफेक्ट का नाम अलग है, सेपरेट कंबाइंड दे रखा है। एरिया 2 में क्या होगा, इस वेजिटेशन के कारण ना एक कूलिंग इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा जहां भी हरियाली रहती है वहां पे जनरली टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, तो इस कूलिंग इफेक्ट वेजिटेशन क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट देगी उस एरिया को, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है, प्लांट से कूलिंग इफेक्ट देते हैं एरिया को एल्बिडो इफेक्ट के कारण। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। प्लांट्स एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं अपनी एनवायरनमेंट में, जैसे कि तो भी आप पार्क में चले जाओ वहां पे जनरली कूलिंग रहेगी इन कंपैरिजन टू अ रोड और इन कंपैरिजन टू अ बैंक्वेट हॉल। किसी भी एरिया, किसी भी वेजिटेशन वाले एरिया में जनरली कूलिंग रहती है। ड्राई फैलो लैंड के मुताबिक यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पे ड्यू टू कूलिंग रहती है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होता है तो इवेपोट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हॉट एरियाज में इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ती है, ऑब्वियस सा रीजन है। गर्मियों में ट्रांसपिरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, ठंड में कम होती है, तो यही रीजन है। एरिया 2 का इवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा, एरिया 1 का ट्रांसपिरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं ओएसिस इफेक्ट। ठीक है, ओएसिस इफेक्ट इस इफेक्ट का नाम है। आई होप आपको समझ आए। इनमें से कोई बाकी इफेक्ट नहीं है, ओएसिस इफेक्ट इसका आंसर है। आगे चलते हैं। द कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन मीन्स, बेसिन मतलब एक डिप्रेशन, एक एरिया में एक डिप्रेशन, एक गड्ढा। ठीक है, बेसिकली द कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन इज कंबाइंड यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, सेकेंड ऑप्शन इज यूज ऑफ वाटर बाय फार्मर कोऑपरेटिव्स, थर्ड ऑप्शन इज यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, और लास्ट ऑप्शन इज कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसका आंसर है डी ऑप्शन। ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है इसमें। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर का मतलब ही होता है कि जो वाटर बेसिन बना है मेरा, बेसिकली बेसिन बना है, उसमें सरफेस का भी और ग्राउंड वाटर का भी यूज करना बेसिन का, उसका नाम है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। बेसिकली एक
वो नहीं होता कि किसी बुकिश लाइन को उठा के क्वेश्चन पूछ लेना, वो वाला काम किया हुआ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता ये, लेकिन अब पूछ लिया गया तो पता होना चाहिए कि कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है। आई होप अब क्लियर है। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। द सीपेज एंडेंजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ डैम built on a pervious soil foundation because of piping which depends upon, देखो मान लो ये मेरी है सरफेस, यहाँ पे है एक डैम जो कि है अर्दन डैम। अर्दन डैम में, अर्दन डैम ही है ना, अर्दन डैम मतलब सॉयल वाला डैम है, ये पक्का डैम नहीं है, रिजिड डैम नहीं है बेसिकली। तो मैंने पिछली वीडियो में टर्म समझाई थी जिसका नाम था पाइपिंग। पाइपिंग एक अंडरग्राउंड कंडीशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्जिट ग्रेडियंट, या फिर अगर एग्जिट ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाए। एग्जिट ग्रेडियंट एक टर्म होती है, जिस एग्जिट ग्रेडियंट होती है बेसिकली ई से डिनोट किया जाता है इसको, एग्जिट ग्रेडियंट को, जिसका मतलब होता है HL/L से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट को। एग्जिट ग्रेडियंट एक सॉइल मैकेनिक्स की टर्म है, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसीलिए समझ लो एग्जिट ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होगा तब पाइपिंग की कंडीशन आ सकती है। तो इसी कारण पाइपिंग की कंडीशन बनती है एग्जिट ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से। तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे सॉइल ऐसे पाइप की फॉर्म में भूरने लग जाती है, पानी ऐसे बैकवर्ड सीप करता है और सॉइल ऐसे से एक गड्ढा सा, एक पाइप बन जाती है सॉइल में, एक वॉइड की बेसिकली। तो उससे क्या होगा, ये वाला एरिया वीक पड़ जाएगा और डैम सेटल कर जाएगा मेरा, जो कि एक फेलियर कंडीशन होगी, पाइपिंग फेलियर बोलते हैं उसको। तो बोल रहा है कि जब पाइपिंग है, सीपेज एंडेंजर द स्टेबिलिटी ऑफ अर्दन डैम बेस्ड ऑन परवियस सॉइल फाउंडेशन बिकॉज ऑफ पाइपिंग। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? पाइपिंग डिपेंड करता है एग्जिट ग्रेडियंट पे। यहाँ पे वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट पे ये डिपेंड करता है, ना तो हाइट ऑफ द डैम पे, ना फिर क्वांटिटी ऑफ सीपेज फ्लो पे, ना फिर टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज पे, और चीजों पे डिपेंड करता है। मेनली किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, मेनली डिपेंड करता है ये वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट पे। आई होप आपको समझ आया होगा ये। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग, ये बेसिकली डैम का पार्ट नहीं है, ये सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है, पाइपिंग और एग्जिट ग्रेडियंट का टर्म। इसको आपको समझना है, कहीं भी आपको डाउट्स लगते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर वीडियो में बहुत सारा कंसेप्ट नहीं समझा सकते। मैं अर्दन डैम का, HL का, सीपेज का पूरा कंसेप्ट समझाना मुश्किल है। मैं ये बता सकता हूँ कि पाइपिंग शॉर्ट में क्या होती है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, और यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऑप्शंस क्या बता रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो आप लोग हमारा कोर्स विजिट कर सकते हैं www.cizplus.com, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे UPPSC AE लमसम पैक, वहाँ पे ये सब डिटेल में समझाया गया है। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है आप लोग वहाँ जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म परचेज आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी तरह से आपका लॉस नहीं होगा, आई गारंटी दैट। आपको बल्कि फ़ायदा ही होगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो कोई मैटर नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल मैटर करती है, वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। आई होप आगे चले हम लोग। अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज, ये रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं जनरली, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ए ग्रेडिंग टाइप, डी ग्रेडिंग टाइप, मेंडेरिंग टाइप और बोथ ए एंड बी। देखो अब समझा देता हूँ रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है। रिवर ट्रेनिंग वर्क का मतलब होता है कि रिवर का पाथ मैनेज करना, रिवर को बेसिकली फ्लड कंडीशन से बचाना, रिवर का स्टेज मेंटेन करना, स्टेज मतलब डेप्थ मेंटेन करना रिवर की, और रिवर बैंक को बचाना। देखो ऐसे जा रही है मान लो रिवर, तो रिवर होती है मेंडेरिंग कंडीशन में। जब मेंडेरिंग कंडीशन का मतलब जब ये साइन कर्व जैसा बनता है, देखो ये ऐसा बनता है ना, ऐसी कर्वी शेप आती है बैंक्स की, उसको बोलते हैं रिवर मेंडेरिंग कंडीशन में। इसके डिफरेंट कॉजेज है, आप पढ़ सकते हैं। जब ये मेंडेरिंग कंडीशन में होता है ना,
तब रिवर क्या होती है, जनरली थोड़ी सी वेलोसिटी हाई होती है इसकी, और इस कंडीशन में ऐसा ना हो जाए कि कुछ लिमिटेड कुछ स्टेज मेंटेन करना होगा ना, अगर उस डेप्थ से, स्टेज मतलब डेप्थ, अगर उस डेप्थ से रिवर की ज्यादा हो जाएगी तब फ्लड जा सकते हैं एरिया में, उसके लिए रिवर को ट्रेन करना, रिवर के इन बैंक्स को बचाना कि स्कॉर ना हो जाए, ये ज्यादा खिल ना जाए बेसिकली, उससे भी फ्लडिंग हो जाएगी। इन सब का काम होता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का स्पेशल चैप्टर है ये। तो रिवर ट्रेनिंग तब करते हैं जब रिवर हो मेंडेरिंग टाइप की, मेंडेरिंग टाइप मतलब ऐसी कर्वी शेप बना रही हो बैंक्स के अलाउंग, उसको बोलते हैं मेंडेरिंग टाइप। और ये एग्रेडिंग टाइप क्या होती है, एग्रेडिंग टाइप का मतलब होता है जब रिवर सिल्टिंग कर रही हो, सिल्ट इकट्ठा हो रहा हो रिवर के बैंक नीचे बेड पे, रिवर बेड पे सिल्ट इकट्ठा हो रहा हो तो उसको बोलते हैं एग्रेडिंग टाइप। डिग्रेडिंग टाइप का मतलब होता है जब स्काउरिंग हो रही हो बेड की, सॉइल का इरोजन हो रहा हो रोड उसमें से, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडिंग टाइप। बेसिकली रिवर की कंडीशन वर्सन हो रही है, उसकी स्काउरिंग हो रही है बेड की, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडिंग, इसको बोलते हैं ए ग्रेडिंग, और ये है मेंटेनिंग। आई होप तीनों ऑप्शन समझ आए हो, इसका आंसर सी है। आगे चलें। The siphon installed over an overflow spillway, ओवरफ्लो स्पिलवे को ओजी स्पिलवे भी बोलते हैं बेसिकली। इसका काम क्या होता है, डैम की सेफ्टी वॉल्व होती है बेसिकली स्पिलवे। एक्स्ट्रा वाटर को अगर हटाना हो तो स्पिलवे का यूज किया जाता है, स्पिलवे के थ्रू पास कर देते हैं पानी को, जितना बच जाता है पानी रिजर्वोयर को अगर खाली करना हो तो स्पिलवे का यूज किया जाता है बेसिकली। तो अगर ओवरफ्लो स्पिलवे है उसमें हम साइफन का यूज कर दें तो साइफन क्या करता है, ओवरफ्लो स्पिलवे की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर आएगा बी, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस, ना तो डिक्रीज इफेक्टिवनेस, डिक्रीज करेगा नहीं। क्यों, अगर डिक्रीज ही करना होता है साइफन को, साइफन एक एक्स्ट्रा पाइप लगानी पड़ेगी साइफोनिक एक्शन करने के लिए। अगर डिक्रीज करेगा वो इफेक्टिवनेस को तब हम लोग साइफन लगाएंगे क्यों, क्या जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा करेंगे ना, कि उसको घटाने के लिए खर्चा कर देंगे साइफन पे, नहीं ना। इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस के लिए साइफन लगाते हैं और नॉट इफेक्ट के लिए भी नहीं लगाएंगे। अगर कुछ इफेक्ट ही नहीं देना तो साइफन ट्यूब पे क्यों खर्चा करना, इसीलिए इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस के लिए हम लोग साइफोनिक एक्शन वाली ट्यूब लगाते हैं। आई होप आपको साइफन तो क्लियर है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। साइफोनिक एक्शन पाइप फ्लो में आता है साइफन का मतलब, आप उधर से देख सकते हैं। हम लोग आगे चलें। इवेपोट्रांसपिरेशन पे एक और क्वेश्चन आ गया। इवेपोट्रांसपिरेशन जैसा कि जानते हैं इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन इज कन्फाइंड टू, इवेपोट्रांसपिरेशन कब तक कन्फाइंड है, किस रेंज में कन्फाइंड है। फर्स्ट ऑप्शन इज डे लाइट आवर्स ओनली, सेकंड इज नाइट टाइम ओनली, सी इज फेलो लैंड सर्फेसिस ओनली, मतलब खाली बंजर जमीन पे ही होती है क्या, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब उसमें तो प्लांट्स भी तो होने चाहिए, ट्रांसपिरेशन भी तो होनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन कौन करते हैं, प्लांट्स, वेजिटेशन करती है। तो फेलो लैंड का मतलब तो खाली पड़ी जमीन, वहां पे कहां से ट्रांसपिरेशन होगी। और नाइट टाइम ओनली पे इतनी इवेपोट्रांसपिरेशन कंसिडरेबल होती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली डे लाइट आवर्स ओनली, डे लाइट पे ही लेते हैं, डे लाइट पे ही हीट होती है, डे लाइट पे ही सनलाइट होती है, डे लाइट पे ही इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होती है। नो डाउट इवेपोरेशन रात को भी होती है, लेकिन उतना कंसिडरेबल अमाउंट नहीं होता इवेपोट्रांसपिरेशन का रात को, इसीलिए मेजरली हम डे लाइट आवर्स को ही कंसिडर करते हैं, नाइट टाइम को नहीं करते। जो पीईटी निकालने का फॉर्मूला है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, इसका एक प्रूफ देता हूं, ये निकालते हैं ब्लेनी-क्रेडाल फॉर्मूला से। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एक टर्म आता है जिसका मतलब होता है, इस फॉर्मूले में एक टर्म यूज होती है जिसमें होता है परसेंटेज डे लाइट आवर्स, मंथली परसेंटेज चाहिए होता है उसको डे लाइट आवर्स का, इसमें ही होता है। तो डे लाइट आवर्स ही इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज होते हैं, नाइट आवर्स को हम लोग कभी कंसीडर नहीं करते। आई होप ये क्लियर है। आगे चलें। कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो साथ साथ लाइक कर दीजिए, हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे।
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, मैं लेके आता रहूँगा। प्रीवियस ईयर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए प्रीवियस वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम के लिए सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन पूछा है। ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम होता है जो डैम अपने सेल्फ वेट से रेजिस्ट करता है फोर्सेस को, उसमें और कोई आर्च एक्शन नहीं लगता, कोई बट्रेस नहीं लगाते हम लोग, अपने सेल्फ वेट से वो सारी लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, सेल्फ वेट के मोमेंट से, अबाउट टो। ठीक है, आप ग्रेविटी डैम के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है, सेल्फ वेट से रेजिस्टेंस करता है ग्रेविटी डैम। इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पहला ऑप्शन है इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो। सेकंड ऑप्शन इज डज नॉट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड फाउंडेशन। थर्ड ऑप्शन इज डज नॉट फेल सडनली एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। देखो, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो तो गलत है। ग्रेविटी डैम पे अच्छा खासा पैसा लगता है क्योंकि एक रिजिड डैम है। अर्दन डैम मतलब इसमें अच्छा खासा मटेरियल लगता है, सेल्फ वेट अच्छा खासा लगता है। इसकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए क्योंकि सेल्फ वेट इसका बहुत ज़्यादा होता है। उस वेट को संभालने के लिए हमें फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। तो इसका कंस्ट्रक्शन तो लो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। डज नॉट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड फाउंडेशन, ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसको चाहिए होती है, बल्कि इसको सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होती है। वेट बहुत ज्यादा होता है, सारा का सारा लोड इसने वेट से संभालना है। डज नॉट फेल सडनली, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि जो ग्रेविटी डैम है ना वो कुछ वो देता है, क्या कहते हैं, फेलियर की वो देता है, वार्निंग्स देता है। बेसिकली वार्निंग देता है। अर्दन डैम है जो, अर्दन डैम सडनली बिखर जाता है, सडनली फेल करता है। ग्रेविटी डैम मेरे को कुछ वार्निंग देगा, कुछ क्रैक्स आएंगे, ओवरटर्निंग, फ्रिक्शन, स्लाइडिंग होगी, किसी भी तरीके से फेल होगा, उसकी प्री वार्निंग मिलती है ग्रेविटी डैम में। ये सडन फेल नहीं करता। इसका आंसर सी है। आई होप क्लियर है। आगे चलें हम लोग। Muskingum method of flood routing gives Q2 is equal to C0 I2 plus C1 I1 plus C2 Q1. The coefficients in this equation have values such that, देखो मस्किंगम मेथड एक हाइड्रोलॉजिकल मेथड है चैनल फ्लड राउटिंग करने का। बेसिकली फ्लड एक अपस्ट्रीम पे पता है, डाउनस्ट्रीम पे निकालने, अगर हमें निकालना है, फ्लड एस्टिमेशन करने का एक तरीका है मस्किंगम मेथड। इसमें कोफिशिएंट यूज होते हैं C1 C0 C1 C2, इनके अपने अपने फॉर्मूले भी हैं, लेकिन इन फॉर्मूले में एक कॉमन टर्म है। C0 C1 और C2 आपस में रिलेटेड है। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से, D C0 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। बहुत फेमस रिलेशन है, गेट में अक्सर पूछा गया है। बोला जाता है C0 है मेरा 0.5, C1 है मेरा 0.3, तो C2 कितना होगा? अरे रिलेशन पता होगा तो वो जरूर बता देगा। C2 कितना होगा? 0.2 होगा। बस ये चीजें पता करनी होती हैं, हमारे को आंसर मिल जाता है। आई होप ये क्लियर है, ये क्वेश्चन याद रहेगी अब से। आगे चलते हैं हम लोग। विच मेथड गिव्स द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन हिली एरिया कैचमेंट? देखो इसके ऑप्शन है आइसोहाइटल मेथड, डी ऑप्शन इज नॉर्मल रेशो मेथड, मैं टिक लगाना छोड़ देता हूं कहीं आप लोगों को ये ना लगे ये सही है, अर्थमेटिक मीन मेथड और थाइसन पॉलीगन मेथड। देखो इस क्वेश्चन में इसको तो हटा ही दें क्योंकि नॉर्मल रेशो मेथड एक रेनफॉल कैलकुलेशन मेथड नहीं है, रेनफॉल की एस्टिमेशन के लिए नहीं किया जाता। नॉर्मल रेशो मेथड तो कब किया जाता है? जब कोई हमें रेनफॉल डेटा में कोई टर्म मिसिंग हो, किसी की वैल्यू ना पाती हो, मिसिंग टर्म को निकालने के लिए नॉर्मल रेशो मेथड यूज होता है। तो तीन मेथड यही है, अर्थमेटिक, आइसोहेटल और थाइसन पॉलीगन मेथड। देखो इनमें अगर थोड़ी सी बात कर दूं मैं, और आइसोहाइटल। आइसोहाइट्स क्या होते हैं?
वो ऐसे हाइपोथेटिकल लाइंस जो इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी को ज्वाइन करने वाली कर्व्स को बोलते हैं आइसोहाइट्स। तो आइसोहाइटल मेथड उस पे बेस्ड है। पूरा का पूरे टाइप मेथड्स नहीं बताऊंगा, उनकी एक्यूरेसी पे क्वेश्चन है ये। अर्थमेटिक मीन मेथड सबसे लीस्ट एक्यूरेट होता है किसी भी एरिया में। जो थाइसन पॉलीगन मेथड है वो एक्यूरेट इन प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में तो एक्यूरेट है, हिली एरियाज में थोड़ा कम एक्यूरेट है। लेकिन जो आइसोहाइडल मेथड है वो हिली एरियाज में भी एक्यूरेट है और मेरा प्लेन एरियाज में भी एक्यूरेट है। तो ये है मोस्ट एक्यूरेट। अच्छा सवाल है, इनकी एक्यूरेसी पे अक्सर पूछा जाता है। ये लीस्ट एक्यूरेट, ये प्लेन एरियाज में एक्यूरेट है लेकिन हिली एरियाज में थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि उधर थाइसन पॉलीगन्स बनाना, उनका एरिया निकालना थोड़ी उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें एरर आते हैं। प्लेन एरियाज में एरिया निकालना आसान रहता है। इसीलिए आइसोहाइटल मेथड, जो कि एरिया वगैरह पे बात ही नहीं करता, वो तो सिंपल आइसोहाइट्स पे बेस्ड है, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट पड़ता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर है। आगे चले हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अब ये यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ एक ऐसा हाइड्रोग्राफ होता है जो कि 1 सेंटीमीटर पर आर एक्सिस रेनफॉल से बना हुआ है। मतलब 1 सेंटीमीटर पर आर की अगर एक्सेस रेनफॉल है, उससे जो बनता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, 1 सेंटीमीटर पर आर की रेनफॉल इंटेंसिटी से जो बना हुआ ग्राफ को बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। बेसिकली डायरेक्ट रन ऑफ को हम लोग अगर इफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलता है। और सिमिलरली अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है और उसको एक्सेस रेनफॉल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डायरेक्ट रन ऑफ के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो यही पूछा हुआ है इसने। यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल इनटू डायरेक्ट रन ऑफ, एक्सेस रेनफॉल इनटू टोटल रन ऑफ, टोटल रेनफॉल इनटू डायरेक्ट रन ऑफ और टोटल रेनफॉल इनटू टोटल रन ऑफ। देखो इसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करना सिखाता हूँ। एक्सेस रेनफॉल इनटू टोटल रन ऑफ तो बिल्कुल गलत है। क्यों? टोटल रन ऑफ के लिए हमें बेस फ्लो चाहिए होता है। इधर बेस फ्लो कहीं आया क्या? बेस फ्लो तो बात ही नहीं हुई। पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ बनेगा और डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ से को बेस फ्लो ऐड करेंगे तब टोटल रन ऑफ बनता है। तो इसमें बेस फ्लो तो ऐड हुआ ही नहीं, तो ये गलत हो गया। टोटल रेनफॉल इनटू डायरेक्ट रन ऑफ, टोटल रेनफॉल कहीं भी यूज नहीं होता, हमें एक्सेस रेनफॉल से मतलब होता है। एक्सेस रेनफॉल का मतलब टोटल रेनफॉल माइनस लॉसेस, हर तरह के लॉस, प्रेसिपिटेशन का लॉस, इवेपोट्रांसपिरेशन का लॉस, सीपेज लॉस, हर तरह के लॉस को माइनस करके जो रेनफॉल बचती है उसको बोलते हैं हम एक्सेस रेनफॉल। तो टोटल रेनफॉल तो एनालिसिस के यूज में ही नहीं आती। यहाँ भी टोटल रेनफॉल है, टोटल रेनफॉल से कुछ नहीं निकलता, लॉस को माइनस करना पड़ता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? एक्सेस रेनफॉल इनटू डायरेक्ट रन ऑफ। अगर हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है और एक्सेस रेनफॉल पता है, उससे मल्टीप्लाई करके हमें डायरेक्ट रन ऑफ के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कमेंट्स कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिलेंगी। किसी भी तरह से कोई नोटिस आता है, किसी जैसे ईएस से नोटिफाई आता है, यूपीएससी से कोई नोटिस आता है, उसकी पहली डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी हमारे ही ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यूपीपीएससी एई लमसम पैक लीजिए हमारा। वो कहाँ पे मिलेगा? www.cizplus.com पे, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ Plus तो डाउनलोड कर ही लीजिए। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एक बार वो ऐप चेकआउट कर लीजिए और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।
इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।